लास्ट वीडियो में हमने आर्हेनिस इक्वेशन पढ़ी और देखा कि हाउ डज रेट कांस्टेंट वेरीज विद टेम्परेचर। तो आज हम लोग देखेंगे जो रेट ऑफ रिएक्शन है उस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। जनरली हमने देखा है इरेस्पेक्टिव ऑफ द एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक नेचर ऑफ द रिएक्शन, अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बेटा बढ़ जाती है, और अगर हम लोग टेम्परेचर को कम करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो कम हो जाती है। और ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि अगर हम लोग टेम्परेचर डिफरेंस 10 डिग्री का रखें तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डबल या इवन बेटा ट्रिपल हो जाती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो रेट ऑफ रिएक्शन है फॉर एवरी 10 डिग्री डिफरेंस इन टेम्परेचर वो बेटा डबल हो जाती है, लेकिन कुछ केसेस में ये ट्रिपल भी हो जाती है। तो न्यूमेरिकल पर्पसेस के लिए हम लोग हमेशा इसको डबल लेंगे। इसको बेटा हम लोग एक्सप्लेन करते हैं इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट जिसको हम लोग म्यू से डिजिग्नेट करते हैं, इट इज बेसिकली रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट्स डिफरिंग बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि इट इज रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट kT प्लस 10 डिग्री डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T, और ये यूजुअली बराबर होता है 2 to 3 टाइम्स, लेकिन आपने याद रखना प्रैक्टिकल पर्पसेस में बेटा ये ट्वाइस होता है। इसका क्या रीजन है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है, और जब हम टेम्परेचर घटाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाती है। इसको बेटा हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कोलिजन थ्योरी। जब भी हम लोग रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सबसे पहली कंडीशन है कि बेटा जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं दे मस्ट कोलाइड विद ईच अदर। तो इसलिए सबसे पहली कंडीशन जो है वो है कोलिजन होना। अब बेटा कितने कोलिजन्स इन ए गिवन यूनिट टाइम में हो रहे हैं उसको हम लोग नाम देते हैं बेटा कोलिजन फ्रीक्वेंसी। सो पहली कंडीशन है कि कितने कोलिजन हो रहे हैं। अब बेटा जितने भी कोलिजन होते हैं उसमें से दूसरी कंडीशन है कि कितने कोलिजन ऐसे हैं जो बेटा एक्चुअली रिएक्शन काज करते हैं, उनको हम लोग नाम देते हैं इफेक्टिव कोलिजन्स। इसका मतलब हुआ कि जितने भी बेटा कोलिजन्स हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते। एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि सिर्फ 2% कोलिजन ऐसे होते हैं जो बेटा इफेक्टिव होते हैं इन काजिंग ए केमिकल रिएक्शन। 28% कोलिजन जो होते हैं वो बेटा इन इफेक्टिव होते हैं। इसलिए जो ये इफेक्टिव कोलिजन हैं इसका क्या रीजन है कि सिर्फ 2% कोलिजन काज करते हैं। तो इसके लिए बेटा जब स्टडी किया गया तो देखा गया कि जो इफेक्टिव कोलिजन है इसकी दो कंडीशन। सबसे पहली कंडीशन है उनके बीच में प्रॉपर एनर्जी होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट कर पाए प्रोडक्ट्स में बाय क्रॉसिंग द बैरियर, जिसको बेटा हम लोग ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और सेकेंडली उनके बीच में जो ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में है इनके बीच में बेटा प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होनी चाहिए। प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि जहां पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स उस तरह के बॉन्ड बनाए जहां पर वो बेटा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाए। तो इस तरह से जिनके पास ये दोनों कंडीशंस होंगी वही इफेक्टिव कोलिजन होता है। अगर बेटा प्रॉपर एनर्जी होगी लेकिन प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होगी तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकते। और सिमिलरली अगर ओरिएंटेशन है तो एनर्जी नहीं होगी तब भी बेटा वो कन्वर्ट नहीं होंगे। तो किसी भी मॉलिक्यूल को इफेक्टिव होने के लिए ये दोनों के दोनों टाइप के कोलिजन्स होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू द कोलिजन थ्योरी जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है दैट इज आर, दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कोलिजन फ्रीक्वेंसी एंड इफेक्टिव कोलिजन्स। और हमने पढ़ा है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट में जब हम टेम्परेचर को 10 डिग्री से बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बेटा डबल हो जाती है। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रही है उसके लिए कौन सा फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है। क्या उसके लिए कोलिजन फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्सिबल है, या उसके लिए इफेक्टिव कोलिजन रेस्पॉन्सिबल है, या उसके लिए बेटा दोनों के दोनों जो फैक्टर्स हैं वो रेस्पॉन्सिबल है। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे इफेक्ट ऑफ कोलिजन फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग Z से डिजिग्नेट। अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर। अब बेटा हम लोग यहां पर
फॉर एक्सपेरिमेंट हम लोग जो दो टेम्परेचर यूज करेंगे वो हम लोग 298 केल्विन और 308 केल्विन यूज करेंगे, यानी कि जो डिफरेंस इन टेम्परेचर है वो बेटा यहाँ पर 10 केल्विन का है, विच इंप्लाइज Z 298 should be proportional to root of 298. Similarly, Z 308 will be proportional to root of 308 Kelvin. जो ये वाली इक्वेशन है इसको 1 का नाम देते हैं और इस इक्वेशन को हम लोग बेटा सेकंड का नाम देते हैं. फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव Z 308 divided by Z 298 will be equal to root of 308 divided by root of 298, which further implies Z 308 upon Z 298 will be equal to 1.06, और इसको हम लोग लिख सकते हैं Z 308 is equal to 1.06 into Z 298. इसका मतलब होता है कि जब हम लोग टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ाएंगे तो उस समय जो नंबर ऑफ कोलिजन्स बेटा बढ़ रहे हैं वो सिर्फ 1.06 है, which further implies Z 308 is almost same as Z 298, यानी कि एक्चुअल में जो नंबर ऑफ कोलिजन्स है वो रेस्पॉन्सिबल नहीं है फॉर इंक्रीजिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन. अगर बेटा ये फैक्टर रेस्पॉन्सिबल नहीं है तो कौन सा फैक्टर ऐसा रेस्पॉन्सिबल है जो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन को डबल या इवन ट्रिपल करता है? तो इसलिए हम लोग फैक्टर नंबर सेकंड को बेटा स्टडी करेंगे. कोलिजन थ्योरी के हिसाब से सिर्फ 2% मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो बेटा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं और 98% मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो जाते. तो 98% कोलिजन जो है वो बेटा इनइफेक्टिव होते हैं इन काइनेटिक रिएक्शन. ये इसलिए होता है क्योंकि वहां पर हमेशा एक एनर्जी बैरियर होता है जो रिएक्टेंट्स को बेटा प्रोडक्ट से सेपरेट कर देता है. वो मिनिमम एनर्जी जो एक मॉलिक्यूल के पास होनी चाहिए ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए उसको बेटा हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं. वही मॉलिक्यूल्स जिनके पास ये थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को बेटा क्रॉस करते हैं एंड दे गेट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स. किसी भी मॉलिक्यूल में जिसके पास एनर्जी थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम हो वो बेटा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो जाता है. इस ग्राफ में हम लोग देख सकते हैं कि जैसे जैसे बेटा हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं जो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स हैं वो बेटा बढ़ जाते हैं. दैट मीन्स कि मोर ऑफ द रिएक्टेंट जो है वो बेटा प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं एज द टेम्परेचर इज. यहाँ पर जो ब्लू लाइन है वो बेटा लोअर टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करती है जिसको हम लोगों ने T1 लिखा है, और जो रेड लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है हायर टेम्परेचर जिसको हमने T2 में. T2 इज इक्वल टू T1 प्लस 10 डिग्री, यानी कि दोनों कर्व्स के बीच में जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो बेटा 10 डिग्री है जिसको हम लोग टेम्परेचर कोएफिशिएंट के नाम से मानते हैं. यहाँ पर अगर आप देखेंगे जब टेम्परेचर लोअर है तो जो कर्व है वो बेटा लॉन्ग है और वो लेफ्ट साइड में लाई करते हैं, और यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स इज वेरी स्मॉल. और यहाँ पर अगर ग्राफिकली हम लोग देखेंगे एट टेम्परेचर T1 जो मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी कि जो थ्रेशोल्ड वैल्यू को बेटा जिसको हमने एक डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है, थ्रेशोल्ड एनर्जी को जो क्रॉस कर रहे हैं तो T1 इज कॉरस्पॉन्डिंग टू एरिया ABCD जिसको हमने बेटा ब्लू से शेड किया. लेकिन जैसे हमने टेम्परेचर को 10 डिग्री से बढ़ाया दैट इज T2 इज T1 प्लस 10 डिग्री, जो ये कर्व है वो फ्लैटन हो गई है और वो कर्व जो है वो लेफ्ट से थोड़ा सा बेटा राइट साइड में शिफ्ट हो रही है. इसलिए जो मॉलिक्यूल्स अभी तक जिनकी एनर्जी कम थी उनकी एनर्जी बढ़ गई और उन्होंने इस थ्रेशोल्ड वैल्यू को यानी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्रॉस किया और वो भी बेटा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई. दे शिफ्टेड फ्रॉम द रिएक्टेंट साइड टू द प्रोडक्ट साइड. इसीलिए बेटा टेम्परेचर T2 पर जो एरिया है दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू A, B, E और F, E एंड F. अगर हम लोग इन दोनों को कंपेयर करें तो हम लोग देख रहे हैं कि जो एरिया AB
ई एफ है वो अप्रोक्सीमेटली ट्वाइस ऑफ ए बी सी डी है। उसका मतलब हुआ कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट टेम्परेचर T2 है that is approximately equal to twice of those molecules which were getting converted into the products। इसका मतलब हुआ जो एक्चुअल रीजन है फॉर द इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन 2 to 3 times वो नंबर ऑफ कोलिजन्स नहीं है, वो बेसिकली बेटा है नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स। और नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स वही कोलिजन्स हुए जिनमें बेटा प्रॉपर एनर्जी हो और साथ में प्रॉपर एनर्जी के साथ साथ प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होनी चाहिए। जिन मॉलिक्यूल्स के पास ये दोनों फैक्टर्स नहीं है तो वो इनइफेक्टिव होते हैं इन काजिंग ए केमिकल रिएक्शन। सो वो मॉलिक्यूल जो एक्चुअली इफेक्टिव है इन काजिंग ए केमिकल रिएक्शन उनको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? उनके लिए बेटा एक फार्मूला है F इज इक्वल टू ई रेज पावर ई ए अपॉन आर टी, जहां F इज द इफेक्टिव कोलिजन, E जो है वो एक्सपोनेंशियल है, ई ए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, आर बेटा गैस कांस्टेंट है और टी टेम्परेचर है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, इफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ ए रिएक्शन इज 2, तो सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे बेटा टेम्परेचर कोएफिशिएंट जिसको हम लोग म्यू से डिजिग्नेट करते हैं दैट इज इक्वल टू 2। कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड, हमें रेट कैलकुलेट करनी है एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। जब दिया गया है इफ रेट एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड इज आर, और हमें दिया गया कि रेट एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो बेटा आर के हिसाब से, तो जिस रिलेशन का हम लोग यूज करेंगे वो है आर टी प्लस 10 डिवाइडेड बाई आर टी इज इक्वल टू म्यू रेज पावर डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 10। तो यहां पर आर टी प्लस 10 का मतलब होता है बेटा जो हायर टेम्परेचर है, और आर टी का मतलब होता है जो लोअर टेम्परेचर, दैट इज रेट एट हायर टेम्परेचर एंड रेट एट लोअर टेम्परेचर। इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट आर जो हायर टेम्परेचर है वो बेटा 80 डिग्री है डिवाइडेड बाई रेट एट 40 डिग्री विल बी इक्वल टू, इस रिएक्शन में म्यू का वैल्यू बेटा 2 दिया गया है। जनरली जो म्यू का वैल्यू होता है वो 2 और 3 के बीच में लाई करता है, और प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए अगर आपको नहीं भी दिया गया है तो आप बेटा हमेशा वैल्यू 2 लिखेंगे, और इस रिएक्शन में ऑलरेडी दिया गया है म्यू का वैल्यू 2 है, सो इट इज 2 रेज पावर इन दोनों टेम्परेचर का डिफरेंस जो डेल्टा टी यहां पर है, डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस बेटा T1। तो यहां पर डेल्टा टी मीन्स जो हायर टेम्परेचर है वो 80 डिग्री है माइनस 40 डिग्री, तो दैट इज इक्वल टू 40। तो दैट इज 40 डिवाइडेड बाई, यहां पर इसको हमने 10 से डिवाइड करना है, 10 1s are 10 4s are, so which implies rate 80 divided by rate at 40 degree is equal to 2 raised power 4। तो 2 raised power 4 का वैल्यू हो गया 2 into 2 into 2 into beta 2, so it is 4 into 4 that is 60, so which implies rate at 80 degree is equal to 16 times rate at 40 डिग्री। अगर हम लोग रिएक्शन को 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर करते हैं तो उसकी रेट 40 डिग्री से 60 टाइम्स ज्यादा होगी। ये बेटा हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर 40 डिग्री पर हम लोग मान के चलते हैं कि रेट आर है तो 10 डिग्री पर रेट डबल हो जाएगी, तो 10 डिग्री पर बेटा यानी कि 50 डिग्री पर वो 2R हो जाएगी, 60 डिग्री पर बेटा वो इसका डबल हो जाएगी तो दैट विल बी 4R, और 70 डिग्री पर बेटा वो 4R का डबल हो जाएगी दैट विल बी 8R, और 80 डिग्री पर वो 8R का डबल हो जाएगी एंड दैट विल बी 16 टाइम्स R। तो यहां से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो रेट है दैट डबल्स फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जैसे 40 डिग्री पर हमने R माना तो 50 डिग्री पर 2R, 60 डिग्री जो 10 डिग्री का डिफरेंस है तो 4R, 70 डिग्री पर 8R और 80 डिग्री पर 16R, जो कि बेटा हमने यहां से कैलकुलेट किया। इसके साथ जो हमारा केमिकल काइनेटिक्स है ये बेटा कंप्लीट हो जाता है। इसमें हमने सभी टॉपिक्स को एट लेंथ डिस्कस किया, जितने भी न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के आ सकते थे वो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स बेटा हमने किए। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी इस चैप्टर में आ रही है
कहीं पर भी आपको क्वेरी है तो मुझे बेटा मैसेज करें, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरे यूट्यूब नंबर पर मैसेज करें। जहां पर भी आपकी कोई डिफिकल्टी होगी वो बेटा मैं रिमूव करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।